हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली जो 4.5 थी उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि और हमने ये देखा था कि संगत समीकरण निकाय क्या होता है, असंगत समीकरण निकाय क्या होता है और अवयव के व्यतिक्रम द्वारा हमने समीकरण निकाय को हल करने का प्रोसेस सीखा था। आज उसी के बेस पर एक एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं 16। आज हम 3 एग्जाम्पल करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 16, 17 और 18। धैर्य से इन चीज़ों को देखना, एग्जाम्पल्स तीनों को देखना। अगर आपने एग्जाम्पल्स देख लिए तो आपको एक नाम मात्र आपको 2-4 क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ेगी पूरी एक्सरसाइज के अंदर। 4.5 एकदम बेसिक सी है जो आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगी। एक बार यहाँ ध्यान दें, समीकरण ने बोला है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये 2 समीकरण निकाय है, तो अगर मेरे पास ये 2 समीकरण निकाय है तो इसमें मुझे 3 मान की जरूरत पड़ती है। अब समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल किया जाता है। किस विधि से हल किया जाता है? अवयव विधि से। और अवयव विधि होती है x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स b, ये x और y के मुझे क्या करने, मान निकालने। आप लिखेंगे दिए गए समीकरणों को अवयव रूप में लिखने पर, अवयव रूप में लिखने पर, और जब अवयव रूप में लिखा जाता है तो 3 प्रकार से लिखा जाता है। ध्यान रखना, पहले लिखा जाता है उस अवयव को a। अब आपको सर ये a कैसे लिखा जाएगा? और फिर लिखा जाता है x अवयव। कौन सा अवयव साहब? x अवयव। और तथा करके लिखा जाता है b अवयव। कौन सा अवयव? b अवयव। कोई भी जब समीकरण निकाय दे रखा होता है तो उसके अंदर 3 चीजें होती है, a होता है, b होता है और x होता है। तो आपको ये पता है कि x तो हो जाएगा यहाँ पर x और y। जब मैंने आपको बेसिक बताया था तो वहां x y z बताया था। क्यों? क्योंकि वहां 3 चर आ रखे थे, x y, यहाँ 2 चर है तो x y हो गए। और b कौन होता है? जो बराबर के इधर लिख रखे हैं ये वर्ड। तो b हो गया आपके पास कितना, 1 और 7। a क्या होता है? a होता है देखो x का गुणा। x का गुणा यहाँ कितना, 2। यहाँ y का गुणा कितना है, 5। फिर दूसरे में x का गुणा कितना है, 3। और यहाँ y का गुणा कितना है, 2। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, आपको अवयव रूप में लिखने का मतलब होता है यहाँ से आपको एक अवयव a मिलेगा, अवयव x मिलेगा और अवयव क्या मिलेगा आपको, b मिलेगा। x क्या मिलेगा? जो चर आपको दे रखे हैं, 2 चर दिए x और y, तो हमने 2 चर लिख दिए x और y। ये d1 d2 होता है, d3 भी होता है, आपको पता 3 का समीकरण का होता है, तो आगे आ रखा है 17वां एग्जाम्पल उसमें कर लेंगे। तो ये है आपके पास d1, ये d2। b क्या, a क्या होता है? ए पहली पंक्ति में x y के गुणांक लिखे जाते हैं, z हो तो z के लिखे जाते हैं, 2 5 3 2। ये हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा अवयव a के सारणी का मान। अवयव a के सारणी का मान। अवयव a के सारणी का मान जब आप निकालेंगे तो सारणिक a के मान को जब आप लिखना चाहेंगे तो ये बनेगा 2, फिर 5, फिर 2 और फिर 3 और 2, ऐसे बनेंगे। ठीक है सर। इसके बाद क्या होता है, 2/2 को सोल्व करने का तरीका होता है वज्र गुणा करना। आपको क्या करना है, वज्र गुणा करना है। और वज्र गुणा जब आप करेंगे तो सारणिक a का मान आपके पास आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, माइनस इसको गुणा करोगे 15। सही बात है जी। तो सारणिक a का जो मान आएगा साहब वो आएगा -11। क्या ख्याल है सब लोगों का? एकदम सही बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल साहब, ये आएगा आपके पास -11। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब ये सारणिक a का मान क्यों निकाला? क्योंकि अगर मैं इसको ax बराबर b के रूप में लिखूंगा ना तो मेरा जो सामान्य रूप अवयव विधि से हल करने का तरीका है वो होता है x बराबर a इनवर्स b। तो a इनवर्स निकालने के लिए सारणिक a का मान निकालना, उसके साथ साथ में एडजॉइंट ऑफ a भी निकालना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a निकाल दूं क्या? अरे क्या मैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a निकाल दूं क्या? आपको सर एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलेगा? तो 2/2 का एडजॉइंट ऑफ a निकालने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, आपको बताया। इनकी जगह चेंज कर दो। 2 की जगह चेंज क्या करोगे? ये तो सेम जगह रह जाएंगे, 2 और 2। और इनके चिन्ह चेंज करने होते हैं। तो प्लस का 5 किस में हो जाएगा, माइनस का 5, और प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको निकालना है a इनवर्स। क्या निकालना है? a इनवर्स। और अगर आपको a इनवर्स निकालना है तो 1/, ये मान और एडजॉइंट ऑफ a। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके बाद आएगा क्या, ये आएगा आपके पास 1/, सारणिक a का मान है 11 और एडजॉइंट ऑफ a ये रहा 2, -5, -3 और ये 2।
मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको यहाँ तक है। हमने जो जो मान दे रखे थे वो लिख दिया। अब आप लिखेंगे अतः आव्यूह विधि से, अतः आव्यूह विधि से। अब आपको आव्यूह विधि नाम नहीं दे रखा तो भी आपको सोचना है आव्यूह विधि क्या होती है। आव्यूह विधि होती है x बराबर a इनवर्स b। ये मैंने आपको लिखवा रखा है। आप कहेंगे सर ये लिखवा रखा है, हमें ध्यान है। तो x कितना है, x तो है आपके पास x और y, ठीक है। a इनवर्स कितना, a इनवर्स ये रहा पूरा, a इनवर्स है 1/-11 और बाकी कितना देखो 2 -5 -3 और ये हो गया 2। b कितना है, b हो जाएगा आपको दे रखा ये रहा देखो b 1 और ये दे रखा 7, ठीक है सर। आप लिखेंगे ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। ये हो गया 1/-11 चल रहा है। 2 को 1 से गुणा करोगे 2 प्लस -5 को 7 से गुणा करोगे -35, -3 को 1 से गुणा करोगे -3, इसको इससे गुणा करोगे +14। जब सोल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा x और ये बनेगा y बराबर, ये बन जाएगा 1/-11 और इसके अंदर बचेगा -33 और 11। -35 में से 2 जाएगा -33, ये अंदर भेज दो। अंदर भेजोगे तो ये बनेगा x और ये बनेगा y। तो अंदर जाएगा तो -11 का भाग -33 में +3 बार जाएगा और यहाँ चला जाएगा -1 बार। जब आप तुलना करेंगे तो आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 3 और y बराबर आ जाएगा -1। ये इस सवाल का आपके पास आ गया है फाइनल उत्तर। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है किसी भी बच्चे को। ये होती है साहब आव्यूह विधि, जो भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था ना वो आव्यूह विधि है। तो आव्यूह विधि में आपको x b पहचानना है, आव्यूह a के सारणी का मान निकाला, एडजॉइंट ऑफ a निकाला, इनकी जगह चेंज, इनके चिन्ह चेंज कर दिए, एडजॉइंट ऑफ a निकल गया, a इनवर्स यानी ये हो गया। बाकी आव्यूह विधि से x बराबर a इनवर्स b का निकलता है। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है। क्या जरूरत पड़ेगी आपको एक्चुअल में, एक a इनवर्स निकालना मुश्किल काम है, वो भी 2/2 का तो सिंपल, 3/3 के लिए हमने खूब सारी काम किए। प्रश्नावली 4.4 पूरी पड़ी है इनवर्स के लिए। उम्मीद है कि आपको उसका एडजॉइंट ऑफ a भी निकालना आना चाहिए। सेकंडस 3/3 का भी हम निकालें। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 16 में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। आव्यूह विधि से हमेशा इस x के मान निकलेंगे। 2 चर हैं तो x और y के निकलेंगे, 3 हो तो x y z के निकलेंगे। वो तो जब लास्ट में होगा तो यहाँ कंपेरिजन आ जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीसरा होगा तीसरा तीसरे के बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 16 का सोल्यूशन। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। तब तक एक बार इसको आराम से देखो। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर 17 में क्या बोला, सेम सवाल है उदाहरण नंबर जो 16 हमने किया, लेकिन वहां 2/2 कोटि का बन रहा था, यहाँ a बनेगा 3/3 कोटि का, x बनेगा x y z वाला और b बनेगा 8 1 4 वाला। सिंपल सा सवाल है। हाँ 3 के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये होता है कि उसका एडजॉइंट ऑफ a निकालना, क्योंकि पहले सेकंड निकलेगा फिर उसका क्या करना पड़ेगा, आपको परिवर्त करना पड़ेगा। लंबा है सवाल, बाकी है सिंपल सा, थोड़ा ध्यान देना। ये आपके पास 3 समीकरण है तो आप लिखेंगे समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर अगर आप लिखोगे तो आपके पास 3 वैल्यू आती है। एक तो a आता है, a कौन कौन होता है सबको पता है। पहली पंक्ति में पहले वाले समीकरण से x का गुणांक लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा देखो 3, यहाँ y का गुणांक है -2, यहाँ z का गुणांक है 3। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, y का गुणांक नहीं है तो कितना 1 और z का गुणांक है -1। तीसरे समीकरण में यहाँ पर x का गुणांक 4, यहाँ -3 और यहाँ 2, ठीक है। और x बराबर, x क्या होता है जो तीनों चर पूछे गए, x y और z, तथा b बराबर, b क्या होता है जो ये लिखा है आपके सामने 8 1 और 4। मेरा मेन मकसद है x y z के मान निकालना। क्या मकसद है मेरा, x y z के मान निकालना। तो हमने क्या किया, समीकरण से 3 समीकरण आपको दे रखे होंगे, आप मान ले चाहे इसको, ये समीकरण 1, ये 2, ये 3 समीकरण आपके पास। तीनों समीकरणों से ax बराबर b है, क्योंकि यहाँ से x बराबर आएगा a इनवर्स b। इसका मतलब इसमें इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। अब a इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको सारणिक a का मान निकालना पड़ेगा,
फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स आएगा, फिर वो उत्तर आएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ध्यान दें, इजी वे में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सवाल समझ लिया ना, एक पहले वाला एक ये वाला, इसका मतलब आपकी पूरी प्रश्नावली होगी सेम ही सवाल रिपीट हो रहे हैं, बार बार आपको वही काम करना है, ठीक है। और एक जो 4.5 उसमें 1 से लेकर 6 तक सवाल नहीं है, संगत और असंगत बताना। बाकी संगत और असंगत में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समीकरण दे रखे होंगे, ए आएगा, सारणी का मान निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो वो असंगत होगा, और 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ भी आया, प्लस आया या माइनस आया, तो हम कहेंगे संगत है। ये आपके पास आ गया। अब आप लिखेंगे सारणिक ए का मान। धीरे धीरे काम करते हैं सब शुरू। आप लिखेंगे सारणिक ए का मान, और जब सारणिक ए का मान आप निकालेंगे तो सारणिक ए का मान निकलेगा ऐसे। ये जो अवयव है वो किस में बदल जाएगा, सारणी में बदल जाएगा। -2, 1, -3, 3, -1 और 2। अब जब भी सारणी का मान निकाला जाता है तो आपको क्या करना होता है, प्रसार करना होता है। क्या करना होता है, प्रसार करना होता है। तो आप लिखेंगे R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर मैं कर रहा हूं प्रसार ऊपर ही, ठीक है। जगह कम पड़ेगी लेकिन मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं इसको। अब आपको सर आपने R1 से क्यों किया, हमें 0 दिखा ही नहीं दिया, तो मैं तो R1 से करूंगा। और R1 के चिन्ह आप सबको पता होने चाहिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो पहले प्लस के लिए तो आएगा 3, क्या आएगा 3, फिर माइनस, और फिर है माइनस का 2, फिर 2/2 के सारणिक में, फिर है प्लस का 3, फिर 2/2 के सारणिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। अब आपको पता है जब आपने R1 से प्रसार किया है, इसका मतलब ये लाइन तो आप भूल गए भाई। आप सोचो कि ये लाइन तो अब आपके दिमाग में से कट जानी चाहिए, इसका अवयव तो आपने काम में ले लिया। अब आप जब पहले अवयव में खड़े हो तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको क्या दिखाई दिया, 1, -1, -3, 2। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1, -1, -3 और 2, ठीक है। जब 2 वाले पे गए, -2 है, ध्यान रखना नहीं, इस पे गए तो क्या दिखाई दिया, देखो 2, -1, 4, 2। तो आप लिखेंगे 2, -1, 4 और 2। तीसरे वाले पे गए, तीसरे वाले क्या दिखाई दिया, 2, 1, 4, -3। आप यहाँ लिखेंगे 2, 1, 4 और -3। और जब 2/2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2/2 को सोल्व करने का तरीका है वज्र गुणा करना। क्या करना, इन सब को वज्र गुणा करना, और बीच में चिन्ह किसका लगाना, माइनस का। ये बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। तो आप निकालेंगे सारणिक ए का मान, तो बाहर तो आएगा 3। देखो 2 को 1 से गुणा करोगे 2, फिर चिन्ह बीच में माइनस आता है, -3 को -1 से गुणा करोगे प्लस का 3, ये लो सा प्लस का 3, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। देखो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, चिन्ह किसका आता है बीच में, माइनस का। लेकिन जब 4 को -1 से गुणा करोगे माइनस का 4 आएगा, ये माइनस और वो माइनस हो जाएगा, प्लस का 4, ये 3। -3 को 2 से गुणा करोगे माइनस का 6 आएगा, फिर चिन्ह माइनस का। 4 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 4 है। जब आप इसमें सारणिक ए का मान निकालेंगे तो ये तो बनेगा 3 गुणा -1, बिल्कुल, और प्लस में ये बनेगा 2 गुणा 8, और प्लस में ये बनेगा 3 गुणा -10, क्योंकि -6 -4 क्या हो गया, -10। तो सारणिक ए का मान हो गया -3, प्लस का 16 और -30, ये -30 है। तो -3 -30 हो जाएगा -33 प्लस का 16। तो सारणिक ए का मान आ जाएगा -17। कितना मान आएगा, -17। ये आपके पास आया है सारणिक ए का मान। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो। सारणिक ए का मान आया -17। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, आप तो अगर यहाँ तक देखेंगे ना तो आपको एक नई चीज़ क्या लगी, हमने 4.4 में ये पढ़ा था कि आपको सारणिक ए दे रखा था, उसका ए इनवर्स या आपको सेकंड जो सारणिक पूछा जाए तो हमने सारणिक ए का मान निकाला ए इनवर्स के लिए। हाँ, समीकरण से सारणिक निकालना, ये आपने नई चीज़ सीखी। और ये क्या होता है, पहली पंक्ति में पहले समीकरण से x, y, z के गुणांक लिखने।
दूसरी पंक्ति में दूसरे समीकरण से एक्स वाई जेड के गुणांक लिखने, तीसरे समीकरण तीसरी पंक्ति के लिए तीसरे समीकरण से एक्स वाई जेड के गुणांक लिखने। तो यहाँ गुणांक 3 -2 3 तो लिख दिया, यहाँ गुणांक 2 यहाँ 1 है या -1 है, चिन्ह माइनस है तो -1 का गुणांक होगा, लिख दिया। यहाँ 4 यहाँ -3 यहाँ 2 है। x क्या होता है जो चर आ रखे, पहले वाले सवाल एग्जाम्पल में क्या आया था, x और y 2 ही है तो हमने x और y लिखा, यहाँ 3 है तो x y z, और d होता है जो बराबर में इधर लिखा। सारणी a का मान निकाला, कैलकुलेशन की, R1 से प्रसार किया, सारणी a का मान आ गया आपके पास -17। अब मुझे निकालना इसके सेकंड, क्या निकालना है सेकंड, आप लिखेंगे सारणिक a के सेकंड बराबर aij। कैसे निकलता है सेकंड, -1 की घात i + j और mij। शायद इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये तो इतनी बार पढ़ा है, लेकिन मैं तो ना इस पूरे सूत्र को नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो निकालूंगा मेरे उपसारणिक निकाल के रख दूंगा। फिर मेरे को चिन्ह कहाँ चेंज करना होता है सेकंड के लिए, जहां उनका योग विषम होगा i और j का, जैसे 1 और 2 को जोड़ दिया 3, हाँ 3 विषम हो रहा है, इसका मतलब चिन्ह मुझे बदलना पड़ेगा, और सम पे चिन्ह बदलना नहीं है। क्यों, क्योंकि -1 की घात 1 + 2 तो 3 होता है, -1 की घात 3 का मतलब होता है -1 को 3 बार गुणा करोगे तो -1 आएगा। अब किसी माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से करोगे तो माइनस बना देगा, और माइनस वाली संख्या को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस बना देगा। और 4 आएगा तो -1 की घात 4, तो -1 को 4 बार गुणा करोगे तो +1 आएगा। अब +1 को चाहे माइनस वाली संख्या से गुणा करो तो भी माइनस रहेगा, और +1 को प्लस वाली संख्या से गुणा करो तो भी प्लस रहेगा। तो मेरे पास जो सेकंड निकलेंगे वो निकलने वाले हैं, पहले निकालूंगा मैं a11 a12 a13, फिर a21 a22, ठीक है चलो मैं यहाँ नीचे ही लिख दूँ, कुछ मैं लिख दूँ a21 a22 a23। ये मैंने पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को लिखा। ठीक है, ये होगी पहली पंक्ति और पहला, और यहां मैं लिख देता हूं a31 a32 a33। अब कैसे निकलेगा ध्यान दें थोड़ा सा फटाफट सी चीज में। a11 के लिए आप ये सोचें कि मुझे पहले वाले को बोलना पड़ेगा, 1 के लिए आप यहां बैठे हो तो देखो 2 को 1 से गुणा किया 2, -3 को -3 से गुणा किया +3, तो 2 में से 3 जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा। आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, ये इसका मान नहीं आ रहा, ये मान आ रहा है इसका, किसका, इसका, इसको क्या बोलते हैं हम, उपसारणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसारणिक बोलते हैं। उपसारणिक का मान आ रहा है, हम इसके चिन्ह चेंज करेंगे बाद में, ये -1 रहने दो भी। और 2 के लिए दूसरे वाले में जाओ, ये 4 और ये +4 तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। तीसरे में जाओ, तीसरे में तो देखो -6 और -4 तो माइनस का 10। उम्मीद है आप समझ रहे हैं, सारणी को क्रॉस गुणा कर रहा हूँ, बीच में चिन्ह माइनस का लगा रहा हूँ और वो माइनस माइनस प्लस कर रहा हूँ, ध्यान रखना उसको। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति में आ गए, इसका मतलब इस बार इसको गायब कर दो, समझना आप लोग है ना। देखो 3 -2 और ये 3 है, इस बार इसको गायब करना पड़ेगा। तो दूसरी में आ गए, तो इसको बोलना है, तो क्या दिखाई दिया, देखो -2 को 2 से गुणा -4 आएगा, और -3 को 3 से करोगे -9, लेकिन माइनस माइनस +9, तो +9 में से -4 जाएगा तो ये 5 बचेगा। अब इसके लिए आ जाओ, 4 और प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा सूत्र में, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। तीसरे में आ जाओ, समझ गए ना आप लोग। अरे गड़बड़ कर दी, बीच वाली को भूल रहे मैंने इसको, ये दिखाई दिया देखो 6 और 12, 6 और -12 तो माइनस का 6 बचेगा। तीसरे में आ जाओ, 9 माइनस का 9 और प्लस का 8 बन जाएगा माइनस माइनस, तो
तो माइनस का 9 प्लस का 8, तो माइनस का 1 बचेगा। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में आओगे तो इस बार इसको करो और तीसरी को बोलो इस बार, ये खत्म। तो इसको करोगे तो ये बना, तो देखो +2 -3, +2 और -3 माइनस का 1 बचेगा। ठीक है सर, इस पे आ जाओ, -3 -6, -3 -6, तो माइनस का 9। इस पे आ जाओ, 3 + 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4, तो ये बन जाएगा 7। ये आपने अभी उप सारणिक निकाला, क्या निकाले हैं ये उप सारणिक निकाल। अभी इस सेकंड निकालने का चिन्ह चेंज करना, कहाँ का चिन्ह चेंज करना, जहाँ विषम हो रहा है। देखो इधर तो कोई विषम नहीं, बात खत्म। जहाँ जहाँ सम हो रहा है उसको छोड़ो, ये विषम है, ये विषम है, और यहाँ पर भी सम हो रहा है, यहाँ पर भी सम हो रहा है, तो इनको चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ सम होता है योग वहाँ चेंज नहीं होता, क्योंकि -1 की घात सम धनात्मक मान, -1 की घात विषम ऋणात्मक मान। यहाँ देखो 1 और 2 3 हो रहा, चिन्ह चेंज करो, प्लस का क्या हो जाएगा -8, 2 और 1 3, -5, 5 का मतलब चिन्ह चेंज, माइनस का 1 + 1, 5 5 मतलब ये आपके पास आया सेकंड। आप लिखेंगे अतः सारणिक ए का सेकंड बराबर, लिखें साहब सेकंड को लिखेंगे। तो सेकंड क्या होता है, ऐसा लिखा, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति लिखे -8 -1 -8 -10, ये लो साहब -1 -8 -10, -5 -6 1, -5 -6 और प्लस का 1, -1 9 7, -1 9 और 7। एक बार चेक कर लें, कोई दिक्कत तो है क्या? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ चेक कर लें, -1 -5 -10, -5 -6 1, -1 9 और 7, ये आ गया। ये तो सेकंड आया, लेकिन हमें तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ना। क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए। कोई बता सकता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? आपको मैंने बताया था, जो ये सेकंड आया उसका परिवर्त लेना। क्या लेना है? परिवर्त। इस चीज का क्या लेना आपको? परिवर्त। अब परिवर्त का मतलब क्या होता है? कोई पंक्ति इस स्तंभ में बदल जाएगी। ये पंक्ति इस स्तंभ में लिखो इसको, -1 -8 -10, -5 -6 और 1, ठीक है, -1 9 और 7। उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में ये अभी 4.4 चल रही, 4.5 में तो आई नहीं, सवाल में अभी विधि में तो आई नहीं। क्या किया हमने? हाँ, ये जरूर नई चीज आ गई। 3 समीकरण है, तो आपको समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में हमेशा लिखना होता है। तो a x और b 3 वैल्यू है, तो 3 x कौन होगा? जितने चर आ रखे हैं, x y z। b कौन होगा? जो इधर लिखा 8 1 4, हमेशा ऐसे ही लिखना, ध्यान रखना। बताया ये अब 2/2 की बन जाए, ये 2/2 की बन जाए, ये 3/3 का बन जाए। तो ये तो यहाँ तो इस बार बना 3/3 का, और ये आपको पता है एक पंक्ति एक स्तंभ है और 3 पंक्तियां, तो 3 गुणा 1 है। ये फिर कितना? 3 गुणा 1, ठीक है। ये कहाँ से आता है? ये पहली पंक्ति आती है हमेशा पहले वाले समीकरण से, गुणा 3 - 2 3, ये रहा, 2 1 -1, ये रहा, 4 - 3 2, ये रहा, लिख दिया। अब मुझे इस सारणिक ए का मान चाहिए, तो सारणिक ए से मैंने मान लिखा, R1 से प्रसार किया, सारणिक ए का मान आया साहब मेरे पास -17। अब सारणिक ए का मान -17 आ गया, लेकिन मुझे तो इसमें कहीं ना कहीं जब इस सूत्र को लिखूंगा तो ए इनवर्स चाहिए। अब ए इनवर्स के लिए सारणिक ए के मान की जरूरत पड़ती है, और साथ साथ में एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ती है। एडजॉइंट ऑफ ए में पहले जाने से पहले, सेकंड में जाने से पहले मुझे सेकंड से होकर गुजरना पड़ेगा। तो मैंने पूरे सवालों क्या निकाला? इसने बोला सारणिक ए का सेकंड, सूत्र यही होता है। मैंने क्या किया? यहाँ सब जगह क्या निकाला? से उप सारणिक का मान निकाला MIJ। फिर चिन्ह चेंज कहाँ किया? जहाँ जहाँ विषम योग हो रहा था, जहाँ जहाँ विषम योग हो रहा था चिन्ह बदल दिया, माइनस का प्लस और प्लस का क्या कर दिया? माइनस। जब इसका सेकंड लिखा तो मुझे तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब सेकंड। इसका मैंने परिवर्त किया, परिवर्त का मतलब होता है
ये पंक्ति स्तंभ बन गई, देखो ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन गया। अभी काम बहुत पड़ा, अभी काम है आपके पास ध्यान रखना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इधर वाली चीज़ें आपके लिए मिटा दूँ, मिटा रहा हूँ, ध्यान देना, आराम से देख लें, कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की समस्या। ये मैंने शॉर्टकट में निकाला, जो आपको ध्यान रखना। मैंने गुणा भाग किया, आप ध्यान रखें, मैं खूब बार उपसारणी बता चुका हूँ आपको। अब पहले तो आप लिखेंगे अतः, पहले मैं ए इनवर्स के लिए सूत्र लिख दूं। ए इनवर्स के लिए सूत्र होगा 1 सारणिक ए का मान एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको लिख दूं 1/-17। क्या ख्याल है, इसका मान ये है, क्यों बाकी मैं मिटाऊंगा फिर, और एडजॉइंट ऑफ ये है, ये रहा देखो, -1 -8 -10, फिर -5, फिर -6 और फिर कितना 1, फिर -1, फिर कितना 9 और फिर कितना 7। ये आपने ए इनवर्स निकाल दिया। अब बाकी मुझे अब जरूरत नहीं रहेगी तो मैं मिटा दूं इनको, क्या कर दूं, इनको मिटा देते हैं, ताकि इनकी जरूरत वैसे भी पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें तो इतनी जो माता बच्ची हमने की है, इतना काम हमने किया है, वो सब इस ए इनवर्स के लिए किया है ना। बाकी ए इनवर्स अगर सीधा होता तो सीधा ही निकाल लेते, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दें, अब आपको करना है अवयव विधि से। आप लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का हल अवयव विधि से। अब काम छोटा, ये चिंता मत करो, अब तो केवल गुणा भाग करवा के कंपैरिजन करवाना, उत्तर आ जाएंगे। अगर आपने विधि समझ ली ना, तो आपको सवाल बहुत कम करने पड़े। जैसे इसका भी 18वां सवाल आएगा, उसमें भाषा दे रखी, समीकरण बनाने, समीकरण मैं आपके लिए बना दूंगा, सवाल आप कर लेना आगे जो भी होगा, ये सेम पैटर्न का सवाल। तो अवयव विधि से हल क्या होता है, अवयव विधि से हल होता है x बराबर होता है a इनवर्स b। आपको याद हो तो ये सूत्र मैं लिखवा चुका हूँ। x क्या, x आपके पास था x y और z, a इनवर्स आपके पास पड़ा 1/-17। a इनवर्स में सारी वैल्यू लिखो, -1 -8 और -10, फिर -5 -6 और 1, -1 9 7। आपको सिर्फ b कितना है, b तो हमने मिटा दिया भाई, है ना। और अगर आप b थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो b था आपके 8 1 4, कितना 8 1 और 4। क्या ख्याल है, सही है ना। देख लेना एक बार आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाहट का काम करना ही नहीं। ये हो गया। अब ध्यान दें, ये बनेगा x, ये बनेगा y और ये z, इसके ही मान निकालने तीनों के, बराबर 1/-17 गुणा करो साहब। -1 को 8 से गुणा करोगे -8, -5 को 1 से गुणा करोगे -5, -1 को 4 से गुणा करोगे -4, -8 को 8 से गुणा करोगे -64, -6 को 1 से गुणा करोगे -6, 9 को 4 से गुणा करोगे +36। हमेशा स्टार्टिंग में ध्यान ना, अवयव में गुणा प्लस ही आता, लेकिन ये माइनस तो माइनस की वजह से आ रहे हैं। -10 को 8 से गुणा करोगे -80, 1 को 1 से गुणा करोगे तो +1, और 7 को 4 से गुणा करोगे तो 28। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे ध्यान दें, आगे आपके पास यहां बनेगा x y और z बराबर 1/-17। ये क्या बनेगा, देखो -5 -5 -8 -5 और -4, तो ये -17 बन जाएगा। और ये देखो ये कितना हो रहा, 70, माइनस के 70 में से प्लस का 36 जाएगा तो -34 बचेगा। और ये -80 है, -80 है और ये 29 है, तो 80 में से जब 29 जाएगा तो कितना बचेगा,
देखो कितना बचेगा, माइनस का 51 बचेगा क्या? बिल्कुल माइनस का 51 बचेगा, ये बचेगा माइनस का 51। अब आपको एक्स वाई जेड चाहिए, तो एक्स वाई और जेड बराबर, ये माइनस का 1/17 अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 17/17 कितना हो जाएगा 1, और माइनस का 34/-17 2, और माइनस का 51/-17 कितना 3। आप लिख सकते हैं अतः कंपैरिजन करोगे तो x का मान 1, y का मान 2 और z का मान कितना 3। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बना है x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी बच्चे को कोई समस्या रही होगी, सिंपल सा काम है। देखो ना, अगर मैं अगली बात करूं तो 4.5% अवयव विधि की बात करूं तो ये है अवयव विधि, इतनी सी सिंपल। लेकिन जो इतना लंबा प्रोसेस किया है ना, वो हमने किया इस बेचारे के लिए, ए इनवर्स के लिए, क्योंकि ए इनवर्स के लिए आपको 1/सारणिक ए का मान निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो ये हमने काम किया। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया। आपको एक बात बताता हूँ, इसका मेथड समझना, सवाल कितना ही कर लेना, अगर मेथड दिमाग में ना, हाँ ऐसा ऐसा प्रोसेस हो रहा है मैं बाद में कर लूंगा, मान आ जाएंगे। देखो एक्स वाई जेड का, एक्स का मान 1, वाई का मान 2, जेड का मान 3, यही मान। पिछले वाले सवाल कितना है, 2 मान है। अब अगला सवाल है 18वां सवाल इसका, सॉरी उदाहरण नंबर 18 है, उसमें भाषा दे रखी है। भाषा मतलब ऐसा बोल रखा है कि 3 संख्याओं का योग 6, इसका मतलब वहाँ समीकरण बनाए हुए नहीं, क्या है, समीकरण बनाए हुए नहीं। तो हम समीकरण बनाएंगे, उसको फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर मैं आपको ए एक्स और बी बता दूंगा, बाकी काम आप कर लेना। क्या करोगे, पहले सारणिक ए का मान निकालोगे, फिर आप उस सारणिक के प्रत्येक 9 के 9 अवयवों के सेकंड निकालोगे। सेकंड लिखने के बाद उसका परिवर्त अवयव लेगो तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद आपके पास ए इनवर्स आएगा। ए इनवर्स आने के बाद आपके पास अवयव विधि से समीकरण निकालेगा, हल आएगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ये ए इनवर्स, ये एक्स और ये बी गुणा करवाओगे, कैलकुलेशन करोगे, उत्तर आ जाए। कितना सिंपल है, प्रोसेस है, केवल ध्यान रखना। मतलब यहां तक जो काम किया है ना, ये है 4.4, ये है 4.5, इतनी सी 4.5 का तो इतना ही प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस है। अवयवों को गुणा करना, अवयवों के गुणा तो हमने तीसरे चैप्टर में सीख रखा है, बट ये जो प्रोसेस था ना यहाँ तक, वो है 4.4 तक। उम्मीद है मैंने उदाहरण नंबर आपको 16 बताया, उदाहरण नंबर 17 बताया, बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग बैठ गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। भाषा दे रखी है, मैं समीकरण बनाता हूँ, ए एक्स और बी बता दूं, बाकी काम आपके लिए होमवर्क। देखो आप एक बार इसको, अब देखो उदाहरण नंबर करते हैं 18। अब उदाहरण नंबर 18 में जब आप ये भाषा पढ़ेंगे ना, आपके बच्चों में काफी बच्चे ऐसे हैं जो डर जाएंगे, सर ये क्या है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ध्यान दें। आपने 10वीं क्लास के अंदर ऐसे सवाल किए थे, हाँ वहाँ ये था कि वहाँ 2-2 संख्याएं आती थी, आप एक संख्या को x मानते थे, एक y को मानते थे, 2 चर वाले रेखिक समीकरण आपको याद हो तो। और पिछले साल हमने एक चैप्टर पढ़ा था, 11वीं क्लास में एक चैप्टर था आपके, कौन सा, रेखिक ए समीकरण। वहां पर भी भाषा वाला था, लेकिन वहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे आ रहे थे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, ऐसे। आपके सामने 18वां सवाल लिखा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, उसकी लैंग्वेज पढ़े, लैंग्वेज से समीकरण बनाए, आपको ए एक्स बराबर बी यानी ए एक्स बी मिल जाएगा। फिर आपको काम सिंपल सा करना, ध्यान दे कैसे। 3 संख्याओं का योग कितना है, 6। पहली बात तो संख्याएं कितनी है, टोटल 3, तो एक को हम मानेंगे x, दूसरी को हम मानेंगे y, तीसरी को हम मानेंगे z। इसका मतलब x y z मानने का मतलब कि a सारणिक भी 3/3 का बनेगा, बिल्कुल। x बनेगा x y z, b बनेगा जो बराबर में जो भी आपको नजर आएगा, ठीक है। 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। मैं सारी बातें आपको बता दूं, टेंशन लो मत। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए, पहले समीकरण बना के रखिए और अवयव विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या एक्स वाई जेड है। तो ध्यान दें सर, जब संख्याएं होती नहीं है तो संख्याओं को माना जाता, आप लिखेंगे माना। माना पहली संख्या बराबर एक्स, ठीक है सर। दूसरी संख्या उसको हम मानेंगे y, और तीसरी संख्या उसको हम z मानेंगे। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको 3 संख्याएं बोला था, 3 संख्याएं हमने एक x, एक y और एक क्या मान लिया, z मान लिया। अब प्रश्न अनुसार जो बातें बोली गई उसके अकॉर्डिंग आपको 3 समीकरण बनाने, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो 3 भी समीकरण बनाने, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। 2 संख्याएं होती तो 2-2 समीकरण बना करते थे। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, पहली शर्त, पहली कंडीशन के हिसाब से बोला है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है सर, 6 है, ठीक है। 3 संख्याएं कौन सी, x
प्लस वाई प्लस जेड बराबर में कितना 6। इसको हम देंगे समीकरण संख्या 1। किसी को अगर दिक्कत हो तो बोलो। बोला है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है 6। पहला समीकरण हमारे पास आ गया। ठीक है साहब, दूसरी शर्त क्या बोली, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दें। तीसरी संख्या को किससे गुणा करना, 3 से। तीसरी संख्या कौन सी है, जेड। तो तीसरी संख्या को 3 से गुणा करने का मतलब 3 जेड। क्या ख्याल है, सही बात है। हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें। तो दूसरी संख्या कौन सी, y। तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, हमें 11 प्राप्त होता है। अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलो, कोई इस बात से सहमत नहीं हो तो बोलो। सीधा बोला है, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, तीसरी संख्या कौन सी, जेड, किससे गुणा करके, 3 से गुणा करके मतलब 3 जेड, उसमें कौन जोड़ दें, दूसरी संख्या मतलब वाई जोड़ दें तो कितना प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। ये आप कहोगे सर समीकरण में x है ही नहीं, इस समीकरण को मैं कैसे लिखूंगा, देखो x नहीं है तो इसको मैं लिखूंगा 0x प्लस में y प्लस में 3z बराबर 11। समीकरण संख्या कितना, 2। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि हमें x का गुणांक तो चाहिए पंक्ति लिखने के लिए। तो हम मान लेंगे यहाँ x का गुणांक कितना है, 0x है। तो आप समझ जाए, नहीं होगा, नहीं होता 10वीं क्लास में क्या करते हैं, कोई गुणांक नहीं होता उसको 0 मानते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या बोली, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से, पहली कौन सी, x, तीसरी कौन सी, z। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है, दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। क्या बात सही है। मैं इसको ऐसे लिखूं, x पहले y लिखा जाएगा तो प्लस का 2y इधर लाओ, माइनस का 2y प्लस का z बराबर 0 बच जाएगा। समीकरण संख्या 3। मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी कर रहा हूँ काम, समीकरणों को ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ और पूरा एक बार वापस समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ खेल सब समझने का है, क्योंकि बाकी कुछ भी काम है नहीं, सिंपल सिंपल सा काम लिखा है बाकी का। ये आपके पास है, आपको सवाल में स्पष्ट बोला है कि 3 संख्याओं का योग 6। तो जैसे ही इसने 3 बोला, हमारे दिमाग में एक ये ख्याल आया कि हमें 3 संख्याएं माननी पड़ेगी। 2 संख्याएं दे रखा होता था, हम 10वीं क्लास में x और y मानते, 3 संख्याएं बोला तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या हमने मान ली z। ठीक है सर। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला, पहली शर्त है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 6 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी बराबर है 6। ठीक है, पहली शर्त बन गई, एक समीकरण बन गया, x और y z बराबर में कुछ होना चाहिए। ठीक होगा। दूसरी शर्त क्या थी, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दे, तीसरी संख्या है कौन सी हमारे पास, z। तो तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ने से हमें 11 प्राप्त होता है। तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ते हैं तो 11 प्राप्त होता है। और देखो यहाँ x है नहीं तो हमने 0x मान लिया, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी x के गुणांक की। तो 0x प्लस वाई प्लस 3z बराबर, यह समीकरण संख्या 2। तीसरी शर्त क्या बोली, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से, पहली और तीसरी, पहली x तीसरी z, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है, दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त। तो x, ये प्लस का y इधर आया, माइनस का 2y प्लस का z बराबर 0। अगर मैं x के रूप में लिखूं इसको, तो x के रूप में लिखने के लिए मुझे 3 मान की जरूरत पड़ेगी। एक तो मुझे मान लिखना पड़ेगा a1, कौन सा मान लिखना पड़ेगा, a1। एक मुझे लिखना पड़ेगा x, ठीक है, और तथा करके एक मुझे लिखना पड़ेगा b। क्या लिखना पड़ेगा साहब, b लिखना पड़ेगा। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी लिखते वक्त। ध्यान दें कैसे a कैसे लिखा जाता, तीनों समीकरणों से पहले पंक्ति में लिखने के लिए पहले समीकरण के x y z के गुणांक देखो। पहले में समीकरण क्या है, x का गुणांक 1, इधर भी 1, इधर भी 1। तो पहली पंक्ति हमारे पास पूरी होगी, इधर 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। कोई दिक्कत, पहली समीकरण से x y z के गुणांक, दूसरे समीकरण से x का गुणांक कितना, इधर 0, फिर y का गुणांक कितना, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, या z का गुणांक कितना, 3। ठीक है सर। तीसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 1, y का गुणांक कितना है, माइनस का 2, और z का गुणांक कितना है, 1। और x मतलब कौन कौन से चर आए, x, y और z। b क्या होता है, जो बराबर में लिखा है, बराबर में इधर क्या लिखा है, 6, इधर बराबर में क्या लिखा है, 11, और इधर बराबर में क्या लिखा है, 0। एक बार आप आराम से देख लें, मैं आपके लिए चेक कर लूं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। 1 1 लिखा है, 0 1 3 लिखा है, 1 -2, ठीक है, -2,
और 1 लिख दिया मैंने, एक्स वाई जेड लिख दिया, और 6 11 और क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। थोड़ी सी एनसीईआरटी मिसप्रिंट है, इस 2 को उसने -2 को +2 लिखा। तो मेरे को नहीं लगता बाकी का काम अब आपको होमवर्क करने से कोई रोक सकता है। आपको सर होमवर्क कैसे, तो बेटा जी x बराबर होता है, आपको पता है कि a इनवर्स क्या होता है, b होता है। x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b। क्यों, मुझे तीनों संख्या निकालनी, तो इसी सूत्र से x y z के मान आएंगे। लास्ट में एक कंपैरिजन बचेगा, x वाला x के बराबर, पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे, तीसरे वाला तीसरे बराबर। तो जरूरत पड़ेगी a इनवर्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी, इस a इनवर्स की। और जब a इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो 1 बटा सारणिक a का मान और एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। उम्मीद है इस सूत्र में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, किसी प्रकार की आएगी क्या, नहीं। तो करेंगे क्या, इस सारणिक a का मान निकालेंगे। 1 0 दिखाई दे रहा है, चाहो तो R2 से प्रसार कर देना, वरना R1 से कर देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके 9 के 9 अवयवों के सेक खंड निकलेंगे, A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13। आप सबको पता है मैं जो बोल रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये निकालेंगे, फिर वो जो सेक खंड आएगा उसका परिवर्त लेंगे, मतलब पंक्तियों को स्तंभों के रूप में लिखेंगे। आपके पास एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। ये मान याद रखना, बी ए इनवर्स बी से गुणा होगा, नॉर्मल सा समीकरण बनाएगा। जो भी ए का मान आएगा वो अंदर जाएगा काट छांट करके। आपके पास आपके एनसीईआरटी में शॉर्टकट में किया, आपके पास x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 आ जाएगा। जब आप काम करेंगे पहले वाले की तरह, मेरा मेन काम था समीकरण बना के ये करना। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सभी बोर्ड्स में ऐसे सवाल आते हैं, जो मैंने 16, 17 और 18 आपको 3 एग्जाम्पल बताएं। अगर 3 एग्जाम्पल आप समझ लेते हो तो 4.5 में ना के बराबर सवाल आपको करने। हाँ, 1 से लेकर 6 तक है। संगत तरह संगत बताना, तो मुझे पता है कि वहाँ सारणी हम बना लेंगे, सारणी एक तो एक अवयव बना लेंगे, उसका सारणी का मान निकालेंगे। अगर 0 आया तो असंगत, 0 नहीं आया तो संगत, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सिंपल से है। एक क्लास उसकी करेंगे, एक सवाल है। फिर 7 से लेकर 15 तक तो मुझे 2 सवाल करवाने पड़ेंगे उसमें। आपको सर ऐसा क्यों, तो यही सवाल है। एक तो ऐसा भाषा वाला है, तो भाषा वाले में ऐसा समीकरण बना दूंगा आपके लिए, आप बाकी कर लेना। बाकी एक 3/3 का बता दूंगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के हिसाब से, और एक 2/2 के सवाल हैं, तो वो मैं आपको अपने हिसाब से करवा दूंगा। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी प्रकार की, ठीक है। फिर हम चलेंगे विविध में, ज़्यादा हम कोई मैटर बचा है नहीं। आप इनके मेथड ध्यान रखें, 16वां 17वां 18वां तीनों ही सेम है। मेथड अगर दिमाग में आ गया कि ऐसे ए और एक्स और बी आएगा, फिर ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, सारणी ए का मान निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, सेक खंडज वगैरह, अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आप बोलने की कोशिश ना करें, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए लाजवाब रहा होगा। ये समीकरण मैंने आपके बनाए, तीनों मैंने बॉक्स में बंद कर रखे। ये आप सबको पता है, पहले समीकरण से एक्स वाई जेड का गुणांक, दूसरे समीकरण से एक्स वाई जेड का गुणांक, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस, तीसरे समीकरण से एक्स वाई जेड का गुणांक। फिर एक्स आपको पता है तीनों चर जो आ रखे हैं एक्स वाई जेड, और बी होता है जो बराबर में लिखे हैं 6, इधर 11 और इधर क्या लिखा 0। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं। प्रश्नावली 4.5 प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक पहले करेंगे, फिर 7 से लेकर 15 तक करेंगे। 2 वीडियो के अंदर इसको खत्म कर देंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।